इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है खान ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पे जो एक महायज्ञ चल रहा है शिक्षा का, उसमें मैं भी अपनी आहुति दे सकूं। तो दोस्तों, मेरा नाम रामेश्वर है, वैसे भी आप वाकिफ़ होंगे। और आज से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में एक परिचय मैं आपको करवा देता हूं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप निर्भीक रहिए। इकोनॉमिक्स में कई बार लोग इसके बारे में सोचते हैं कि काफ़ी मुश्किल विषय है और इसको हम कैसे करेंगे, लेकिन ट्रस्ट एक चीज़ होती है। भरोसा बना के रखें खान सर पर, उनकी टीम पर, अपने आप पर, और सबसे ऊपर भगवान पर भरोसा बना के रखिए। अगर हमारी संकल्प शक्ति अच्छी है, हम अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो अपने आप प्राकृतिक और अन्य शक्तियाँ काम करने लगती है हमें अच्छी दिशा में आगे ले जाने के लिए। और मैं बहुत आभारी हूँ इस प्लेटफॉर्म का कि भारतवर्ष के इतने बड़े बच्चों के समूह को पढ़ाने का मौका मुझे दिया गया है। तो दोस्तों, अधिक समय खराब नहीं करूँगा आपका, और हम लोग शुरुआत करते हैं। राइट। और धीरे धीरे हम लोग बातचीत के जरिए आगे बढ़ते रहेंगे। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं। राइट। और बच्चे जय हिंद और नमस्कार, कई तरह से गुड इवनिंग सर, बहुत तेज़ी से ये चल रहा है। रेनू ने लिखा है जय हिंद सर, गंजन बहुत फास्ट है, ये अभिलाषा ने लिखा है, और कई लोग हैं, अनुराग जी हैं, है ना, सुमन है, सीमा देवी है, एंड बहुत सारे बच्चे हैं, और वो काफ़ी खुश है इस बात से। और मैं पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कई लोगों ने लिखा, दीपा ने लिखा है, रिंकी ने लिखा है। बहुत फास्ट ये मूवमेंट हो रहा है अभी चैट्स का, तो मैं उतना नहीं पढ़ पाऊँगा दोस्तों, मुझे माफ़ करिएगा ना, किसी का नाम अगर मैं नहीं बोल पाता हूँ इस तरह से। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हो। तो हम शुरुआत करते हैं मित्रों, है ना। देखिए, हाँ, एक तो इकोनॉमिक्स जो है वो कॉमन सेंस का विषय है, आप ये ध्यान रखिए। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोल सकता। जैसे कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने तो कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, बहुत मुश्किल विषय है, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। और स्कूली स्तर पर भी हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में उतनी पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, जबकि हम देखते हैं भूगोल के बारे में अच्छा कुछ होता है, पॉलिटी के बारे में अच्छा लिखा जाता है, इतिहास के बारे में अच्छा लिखा जाता है, कई विषयों के बारे में हमारे प्रारंभिक स्तर पर ही, स्कूल के प्रारंभिक स्तर पर ही काफ़ी चीज़ें दी हुई होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमें स्कूली स्तर पे उतना ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों के लिए भी ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है कि हम किस तरह से इस क्लास को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये यूपीएससी की क्लास है, और यूपीएससी में अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं पूरी ये कोशिश करूँगा कि हम एक स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करें और बहुत धरातल से टॉपिक्स को उठाएं, जीरो से उठाएं, मतलब जिसको हम कहते हैं कि फर्श से लेकर अर्श तक जाना, ये मेरी कोशिश रहेगी। और मेरा आपसे निवेदन है, मैं तो ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि अनुशासन रखिए, और अगर आप मेरी क्लासेस के बारे में सुने हो तो मैं अनुशासन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्लास में बिल्कुल शांत वातावरण जब होता है तो मैं क्लास को बढ़िया से ले पाता हूँ। यहाँ ऑनलाइन क्लास है, लाइव में आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो आप ये मान के चलें कि आप ऑफलाइन क्लास में विराजमान हैं। आप ऐसा फील पैदा करें कि मेरी क्लास एक्चुअल में चल रही है, और सारे डिस्टर्बेंसेस से अपने आप को मुक्त रखें, और एकदम अनुशासन का परिचय देके अगर आप चलोगे तो हम जरूर मंजिल को हासिल कर लेंगे, क्योंकि हमारे इरादे अच्छे हैं, बस अनुशासन को लाने की आवश्यकता है। अनुशासन, संस्कारों के बिना हम आधार नहीं बना सकते हैं। तो यही मैं बार बार अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को सिखाता हूँ। तो चूंकि आप मेरे सामने नहीं हैं, तो लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ, तो आप इस बात पे ध्यान देंगे और ऐसा मान के चलेंगे कि पीछे का सब भूल जाएंगे कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। आप ये मान के चलें कि हमें सर जीरो से तैयार करेंगे। राइट। और कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो भी कोई चिंताएं होगी, कोई कंसर्न होंगी, वो जो भी है टीम है, आईटी टीम, वो मुझे बताएगी। उन सब चीज़ों पर हम विचार करके आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास तो मैं इंट्रोडक्टरी
आपको दे रहा हूँ और बाकी जो क्लास है वो हम कल से शुरू करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। नियमित रूप से कक्षा को लेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और 1.5 से पौने 2 घंटे हम क्लास करेंगे। और इकोनॉमिक्स की इस टाइम पीरियड के अंदर 1.5 से पौने 2 घंटे में हम काफ़ी अच्छा कवर कर सकते हैं। और ज़्यादा अपने आप को बर्डन में नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से फिर अगर उसका आउटपुट नहीं निकल पाता है तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इस परिचय क्लास को शुरू कर रहा हूँ कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का, और ये पीटी से मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ। और पीटी समाप्त होने के बाद हम लोग मेंस की तरफ जाएंगे। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि लगभग 120 घंटों में हम पीटी और मेंस को कवर करेंगे। ये मोटे रूप में है, 10% प्लस माइनस हो सकता है, और उसमें 50-50% का डिवीजन हम कर सकते हैं। लगभग 60 आवर्स की क्लास हम प्रीलिम्स में कर लेंगे, बाकी क्लास मेंस में कर लेंगे। तो आज का जो मेरे परिचय कक्षा है वो प्रीलिम्स पर केंद्रित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्या सिलेबस हम लोगों के लिए दिया हुआ है। तो बोर्ड पे, और आप एक निवेदन आपसे और है कि आप अपनी नोटबुक को ओपन रखें जब मेरी क्लास चलेगी। और मैं पीपीटी या अन्य चीज़ों का कम प्रयोग करता हूं और लेखन कार्य में ज़्यादा करवाता हूं क्लास में। तो क्लास में डिक्टेशन होगा और मेरे साथ साथ आप लिखोगे, तो आपको इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। और ऑनलाइन क्लास में मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है ये कि आप इन्वॉल्व होकर अगर काम करते रहेंगे तो आपकी रुचि बनी रहेगी, और जल्दी ही मतलब आपको फील नहीं होगा कि ये क्लास बहुत लंबी चल रही है, और अधिगम का स्तर भी बढ़ेगा। और कहीं कॉमा लगाना है, कहीं पूर्ण विराम लगाना है, कहीं पर कौन सा पंक्चुएशन, ये सारी बातें भी लेखन के दौरान धीरे धीरे सामने आ जाएगी। तो इससे एक्टिव आप चीज़ों को सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम आज का जो परिचय क्लास है वो प्रीलिम्स का है। तो सबसे पहले, और बाइलिंगुअल क्लास है ये, तो इसमें थोड़ा सा स्पीड कम हो सकता है बिकॉज आई हैव टू स्पीक इन बोथ लैंग्वेजेस लाइक हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम मिला जुला के करेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा मैं। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक ओपन करें और उसमें पहला पॉइंट लिखें आप, है ना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। यूपीएससी सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स पीटी, राइट। देखिए, कई बच्चे सर प्लीज़ रेगुलर क्लास कब से लेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कल से आपको रेगुलर पढ़ाऊँगा, राइट। मेरी ओर से मैंने बोल दिया है, और संभवतः 8:30 बजे के आसपास मैं क्लास लूँगा। बाकी मैनेजमेंट अब इस बात को क्लियर करेगा कि उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए। और राइटिंग में इंग्लिश यूज करना सर प्लीज़, ऐसा लोग लिख रहे हैं। तो हम चूँकि ये बाइलिंगुअल बैच है तो मैं दोनों भाषाओं पर बातचीत करूँगा, आप चिंता मत करो इस चीज़ की, है ना। तो हम काम शुरू करते हैं पहले, ठीक है, फिर बीच बीच में और मैं आपके मैसेजेस देख लूँगा। तो यूपीएससी सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स पीटी, राइट। तो अगर हम यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया इसको अगर हम देखें, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लूँगा, राइट। पहला जो उन्होंने पॉइंट दिया है वो पॉवर्टी लिखा है उन्होंने, पॉवर्टी, राइट का निशान लगा देता हूँ, और हिंदी में इसको हम कहेंगे गरीबी। यूपीएससी ने जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, हम बातचीत करेंगे पूरी तरह से, एक बार मैं लिख लेता हूँ, बोलता भी जा रहा हूँ। दूसरा उन्होंने लिखा इंक्लूजन्स। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस तरह से लिख लें, हिंदी भी मैं साथ में चला रहा हूँ। इंक्लूजन्स का अगर हम रूपांतरण करें लैंग्वेज में, हिंदी में, तो ये समावेश है इसका अर्थ। और ये इशारा कर रहा है, एक वर्ड आपने सुना होगा, समावेशी विकास। ऐसा विकास जो मतलब सब लोगों तक पहुंचे, सब भूगोलों तक पहुंचे, सब आर्थिक क्षेत्रों तक पहुंचे, जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि तक भी जाए, उद्योगों तक भी जाए, सेवाओं तक भी जाए, अमीरों तक जाए, गरीबों तक जाए, पिछड़े प्रदेशों तक जाए, अगड़े प्रदेशों तक जाए। इस पे विस्तार से हम बातचीत करेंगे, टॉपिक्स है, ले बता रहा हूँ आपको कि इनका। तो समावेश शब्द का मतलब समावेशी विकास से, इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसी चीज को इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, राइट।
ठीक है। तीसरा उन्होंने लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ DEV करके और पॉइंट लगा रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं धारणीय विकास। आपने नाम सुना होगा, धारणीय या संपोषणीय भी कह सकते हो आप। संपोषणीय विकास, ये सब हमारे क्लासेस के नियोजन का हिस्सा है। बाकी आप लोग जानते हो कि इस तरह से विकास करना कि आने वाली पीढ़ियों को भी उतने ही संसाधन उपलब्ध हों जितना कि वर्तमान पीढ़ियों के पास है। इस तरह का जो विकास होता है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। और एक उन्होंने दिया है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ये तो बात आपको बच्चों समझ में आ रही होगी कि हम कोई भी तैयारी करेंगे तो उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। सिलेबस से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। इसलिए मैं सिलेबस को उठा के आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत करना कि इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आएगा। रामेश्वर है, आपको समझा के दम लेगा। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, इसको हम कह सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कदम। थोड़ा दोस्तों मेरे को अस्थमा है, जिसकी वजह से बीच बीच में कफिंग खांसी आती है, आप उसको माइंड मत करना प्लीज। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कदम या पहल, इसमें सरकार ने जितने भी स्टेप उठाए सामाजिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो मोटे रूप में उसका अर्थ ये होता है कि समाज का जो कमजोर तबका है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि SC ST है या फिर महिलाएं हैं, इस तरह से एक सामाजिक वर्ग सा बन जाता है जो मतलब समाज की मुख्य धारा में ठीक से शामिल नहीं हो पाता है। तो उनके विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, क्या पहल की है, ये चीज़ें इसके अंदर पढ़नी होती है। और कई तरह की सरकारी योजनाएं होती है, बैंकिंग का प्रयोग भी होता है इसके अंदर। तो मैं समझाऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग कवर कर सकते हैं ये। और अगला उन्होंने लिखा है इटसेट्रा। अच्छा, मैं अपनी क्लास में इसके महत्व को गौण नहीं कर रहा। ये भी है, आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सर ने ये क्यों लिख दिया, इसका क्या महत्व है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो इटसेट्रा को आप आदि कह सकते हो। और इसका महत्व बहुत महान है। इस परीक्षा में जब मैं पुराने पेपर्स को देखकर आपसे बात करूंगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उससे आपको समझ आएगा कि ये शब्द इन सबसे भारी पड़ रहा है। ये आपका सिलेबस है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, माफ करिए। ऑनलाइन क्लास में निरंतर बोलने की आवश्यकता होती है और उस वजह से थोड़ा सा मेरे गले में। तो यहाँ पर आप, ये आपका सिलेबस में दिखा रहा हूँ, है ना। ये पॉवर्टी, इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स और इटसेट्रा, राइट। सिलेबस को समझने के लिए दोस्तों एक चीज़ और आवश्यक है। केवल सिलेबस को आप देखते हो तो इससे आपको मालूम नहीं चलेगा कि यूपीएससी क्या यही इन्हीं विषयों से जुड़े सवाल करेगा, या उस सवालों की नेचर क्या होगी, उस सवालों की जो स्तर है वो क्या होगी। इसलिए मेरा आपको सुझाव है, बाकी मैं पाठ्य सामग्री क्या होनी चाहिए उसमें आपको बता दूंगा। आप कम से कम 2012 से लेकर अब तक के जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स पेपर लिए हैं वो आपको खरीदने हैं, और वो पेपर्स अनसोल्ड होने चाहिए। आजकल आप देखते हैं कि कई लोग उनके उत्तर भी तैयार कर देते हैं साथ में। उत्तर वाला हमें नहीं चाहिए। आप केवल प्रश्नों का जो बैंक होता है कम से कम 2012 से लेकर आपको शुरू करना। पहले के हों तो कोई बात नहीं, और आगे तक जितने भी पेपर्स है, 2023 का भी हो चुका है, तो वहाँ तक के पेपर्स जहाँ पर है वो आप खरीद लें। और आप इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें कि इस टाइम पीरियड में यूपीएससी ने किस तरह के प्रश्न पूछे हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया है।
और उनकी रेंज क्या बन रही है, उसकी डेप्थ क्या है, कितना हमें नीचे और ऊपर तक पढ़ाई करनी है। ये आपको समझने के लिए केवल ये देखने से काम नहीं चलेगा, पुराने पेपर्स आपको लेने पड़ेंगे। अगर मैं 12 से लेकर अब तक के पेपर्स को देखता हूँ तो कभी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कभी 2012 में 35 भी पूछे गए, 100 में से 35 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के आए हुए हैं। और इस बार 16-17 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में दिखेंगे। तो मोटे रूप में हम कह सकते हैं, अगर 20 प्रश्न हम मान के चलते हैं इकोनॉमिक्स के 12 से लेकर अभी तक में एवरेज में, तो 20 प्रश्नों को हम यहाँ पे टारगेट बना के चलेंगे। उन 20 प्रश्नों को अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है जितना पॉवर्टी, इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, इट्स इट्सेट्रा को छोड़ देते हैं, यहाँ तक का पार्ट अगर आप देखते हैं, पॉवर्टी से लेकर और इस तक, केवल यहाँ तक, ये वाली पार्ट को अगर आप देखते हैं तो और एक में इसको अलग करूंगा, जो इट्सेट्रा वर्ड लिखा हुआ है इसको हम अलग करेंगे। तो ये जो पार्ट है पॉवर्टी, इंक्लूजन्स वगैरह वगैरह, अगर हम 20 प्रश्न माने यूपीएससी पूछती है इकोनॉमिक्स से ऑन एन एवरेज, तो यहाँ 5 प्रश्न ही आप इनसे रिलेट कर सकते हो, इनसे जोड़ सकते हो। बाकी 15 सवाल इस शब्द से जुड़े हुए हैं। आपको शायद मजाक जैसा लग रहा होगा, ये हकीकत है। ये आप पेपर्स उठा के देख लीजिए। अभी कुछ मैं सैंपल भी आपको दे दूंगा, वानगी स्वरूप कुछ प्रश्न बता दूंगा, जिससे आपको ये समझ आएगा कि ये वर्ड कितना पावरफुल है यूपीएससी की प्रीलिम्स पेपर के अंदर। 15 प्रश्न इससे है और 5 इससे है, ये मैं नियोजन आपको बता सकता हूँ। इसका मतलब साफ जाहिर है कि हमें इसको कवर करने के लिए अपना एक सिलेबस बनाना पड़ेगा। हमारी क्लास का एक सिलेबस होगा, वो सिलेबस मैं इसके बाद में आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे हम मतलब ऐसा सिलेबस बनाएं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको मिल जाए। मैं बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बात तो नहीं करना चाहता दोस्तों, वैसे आपको पता होगा मेरे बारे में। अगर 20 सवाल आते हैं यूपीएससी में तो मुझे ऐसा लगता है कि 60% क्वेश्चंस, मतलब 12 मानो आप, 10 से 12 के बीच में ईश्वर ने चाहा तो आपको ये क्लासेस से सीधे मिल सकते हैं, जो नोट्स हम क्लास में बनाएंगे। और हमारे लिए जो अध्ययन सामग्री होगी, मुख्य रूप से जो आपके लिए लाइफ लाइन होगी, वो मेरे क्लास नोट्स होंगे जो मैं क्लास में आपको बनवाऊंगा। उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जैसा मैं सोचता हूँ। और बाकी मैं सजेशंस आपको जो देता हूँ, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के, इस पर मैं अलग से भी बात करूँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ से फिर उन सारी चीज़ों पर अगर आप फोकस करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स में आपको कभी भविष्य में, अभी नहीं, आगे कई वर्षों तक जब भी कोई व्यक्ति एग्जाम दे रहा है, कोई परेशानी उसको आएगी नहीं। इवन सिलेबस भी बदलता है तो भी काफ़ी कुछ, सिलेबस बदल के भी अलग से कहाँ से आएगा। सिलेबस को पहले मैंने इस तरह से डिजाइन किया क्लास की कि जो उन्होंने दे रखा उसके बियॉन्ड हम जा रहे हैं, राइट। तो इसलिए आप जो बातें मैं कहूँगा उन पे आप चलें, जो क्लास में मैं लिखवाऊँगा, जो मैं समझाने के क्रम में थोड़े अलग एग्जाम्पल लेता हूँ, उन पे भी अगर आप ध्यान देंगे और अखबार वगैरह पढ़ते रहेंगे तो आपको आराम से 60% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगे। और 60% अगर हर जगह आप कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा, उससे कोई डरने की बात नहीं है। सी सेट एक है बना हुआ, एक होवा बना हुआ है दोस्तों, उसको आप सुधार लेना। बाकी इधर इकोनॉमिक्स का जो बर्डन है वो मैं देखूंगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको चीज़ें सही तरीके से जाए और एक अच्छी सेवा करने का मौका मुझे मिले, राइट। तो ये नियोजन है इसका। इसका मतलब हमें एक क्लास सिलेबस बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो आई थिंक आप उसके लिए तैयार होंगे, है ना। तो मैं क्लास सिलेबस इसके लिए बनाता हूँ और फिर देखते हैं कि कैसे और मैं चीज़ें आपको समझा सकता हूँ ना। कुछ मैसेजेस थे तो
कौन सा पेपर पढ़ना है, मेरा भी इंग्लिश वगैरह है, ये सब पेपर्स मैं आपको बताऊंगा ना कि कौन सा पढ़ना है, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सेकंड, वो आप अपने नोट्स में लिखिए, नोटबुक खुली रखिए। क्लास सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स पीटी यूपीएससी। तो क्लास सिलेबस बना रहे हैं हम लोग, वो यूपीएससी का सिलेबस था और ये हम क्लास सिलेबस बना रहे हैं। तो ये मैं 6 इसमें चैप्टर्स बनाता हूं आमतौर पे। तो पहला जो हमारा चैप्टर होगा, मैं दोनों भाषाओं में लिख रहा हूं, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, हिंदी में आप लिखिए राष्ट्रीय आय और उत्पाद। राष्ट्रीय आय और उत्पाद, ये पहला चैप्टर होगा हमारी क्लास का, जब मैं कल से क्लास शुरू करूंगा, और इसकी पूरी संभावना है कि हम नियमित रूप से कल से कक्षा शुरू कर देंगे। तो जो पहला चैप्टर मैं कल उठाऊंगा वो राष्ट्रीय आय और उत्पाद, ये वाला चैप्टर उठाऊंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर कैपिटा इनकम, इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, जीएनपी डिफ्लेटर, कई तरह की बातें हैं इसमें। बस आपको ये है कि आप थोड़ा साथ देना मेरा, तो हम एक एक चीज़ को सॉलिड करते हुए चलेंगे। इसी में हम किन्स का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, जो जॉन मेनार्ड किन्स नाम के एक अर्थशास्त्री का नाम आपने सुना होगा। उनको पढ़े बिना ये जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि मौद्रिक नीति है, फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति है, ये सब हमें तब तक नहीं समझ में आ सकते हैं जब तक कि हम किन्स को नहीं पढ़ लेते हैं, जॉन मेनार्ड किन्स की स्टडी नहीं कर लेते हैं। वो उनको हम अलग से पढ़ेंगे इस क्लास में, राइट। इसी तरह की कई सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर लेके आएंगे, जैसे कि आयकोर किसे कहते हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, बचत की क्या भूमिका होती है, निवेश की क्या भूमिका होती है, सोशल कैपिटल किसे कहते हैं, कार्बन क्रेडिट किसको कहते हैं, ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है और यूरोपियन यूनियन जो लेके आ रहा है, करंट में आपने पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें हमारी क्लास के अंदर आएगी इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद, राइट। इसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट, तो उसके बाद हम दूसरा चैप्टर लेंगे, पब्लिक फाइनेंस। पूरा क्लियर कट सिलेबस मैं आपको दे रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में ही क्लास आगे जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर हो गया, किसी दिन ये हो गया। फर्स्ट ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ये क्लास हम लोग शुरू करेंगे। क्रमिकता है, किसी भी चीज़ में क्रमिकता का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप क्रम तोड़ देते हैं तो वो फायदा नहीं मिल पाता जो आप सोच रहे होते हैं। जैसे आपने अष्टांग योग का नाम सुना होगा, जो भारतीय दर्शन है अष्टांग योग, जिसमें 8 स्टेप होते हैं और लास्ट स्टेप को हम समाधि कहते हैं। तो लास्ट स्टेप समाधि जो होता है वो लास्ट में ही आएगा, हम उसको पहले लगाएंगे तो हमें अष्टांग योग का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये क्रमिकता हमें मेंटेन रखनी है। पब्लिक फाइनेंस को हिंदी में लोक वित्त कहते हैं, या इसका एक और नाम है जिसको हम सार्वजनिक वित्त कहते हैं। लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त, यानी कि जो सरकार का फाइनेंस है, फाइनेंस वित्त को इंग्लिश में फाइनेंस कहते हैं, यानी कि इसमें धन की बात होती है। आप पढ़ाई कर रहे हो खान ग्लोबल स्टडीज़ में, तो आपको जो फीस की आवश्यकता है, इसको हम फाइनेंस कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। फाइनेंस इसी चीज़ को हम कहते हैं।
आप आर्टिकल 38 आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में कि भारतीय राज्य कल्याणकारी राज्य होगा। तो कल्याण से जुड़े हुए कई कदम उठाने के लिए राज्य को धन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका एक पूरा सेगमेंट ही अलग बन गया, जहां हम सरकार के फाइनेंस को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, सरकार के खर्चे कौन से हैं, जैसे आप पढ़ते हो राजस्व खर्च, एक बार बीपीएससी में भी पूछा गया कि निम्न में से कौन राजस्व खर्च है, उसमें एक आंसर था ब्याज भुगतान। बात करेंगे हम आगे चलकर, अभी मेरे को पढ़ाना नहीं है, अभी हम सिर्फ एक परिचय कर रहे हैं। और थोड़ा सा आपको परिचय वाली क्लास में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इस समय जब जो परिचय होता है वो पूरे के पूरे विषय को देखता है, पूरे के पूरे विषय को समग्र रूप में देखता है। इसलिए कई शब्दों से आप परिचित नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, वो बहुत ही प्रबुद्ध है, होशियार है। आईएएस की तैयारी के लिए अपने आप को उन्होंने झोंक रखा है, और खान सर के बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खान सर के स्टूडेंट हो, इसलिए हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने में कोई वैसे परेशानी नहीं हुई। थोड़ा मैंने बहुत सोचा इस पर, लेकिन खान सर के व्यवहार को, उनकी पर्सनैलिटी को, अन्य चीज़ों को समझा मैंने, और उन्होंने कहा कि सर हमारे बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, आप चिंता मत करो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग दिल्ली में पढ़ाते हैं, और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे काफ़ी कामयाब बच्चे इस समय इंडिया में अलग अलग सर्विसेज पे हैं। और 20 वर्षों से हम लोग, मैं खास तौर से मेरी बात कर रहा हूँ तो 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मैंने 10 साल तक पढ़ाया। किरोड़ीमल कॉलेज का नाम आपने सुना हो, माननीय अमिताभ बच्चन जी उसी कॉलेज के पास आउट हैं। फिलहाल मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं कई कारण होते हैं जिसकी वजह से मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा, और मैं इस मतलब इस प्रशिक्षण वाले क्षेत्र में हूँ जिसको आप कोचिंग कहते हो। तो एक डर सा रहता है, एक आमतौर पे कई लोग कहते भी हैं कि कम फीस है सर की, और बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों के हैं, तो क्या वो उस लेवल को समझ पाएंगे, और इस तरह की बातें। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे 5वीं क्लास के बच्चों को भी पढ़ाने का अगर भविष्य में मौका मिला, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने का, तो मैं उनको भी पढ़ा दूंगा, किसानों को पढ़ा दूंगा। मेरी तो इच्छा है कि उनको भी कभी पढ़ाने का मौका मिले, और शायद ये मौका खान सर ही ला सकते हैं, क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं ऐसे जो बहुत ही अदम्य साहस शक्ति का परिचय देते हैं। तो दोस्तों इसलिए क्या है कि और हम डर के काम नहीं कर सकते, हमें एक लेवल रखना पड़ेगा। तो आप उसमें सहयोग करेंगे, आप ही के ऊपर ही सारा कुछ है दोस्तों, जो भी काम हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। अगर स्तर में समझौता हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, और ऐसी कोई बात भी नहीं हो रही है, कोई भी बच्चा समझ सकता है, जहाँ पब्लिक आ गई वहाँ सरकार आ गई। सरकार को फाइनेंस की क्या जरूरत है, क्योंकि वो इतने खर्चे करती है। आप कह लो साधु सन्यासी होते हैं, उनको कोई खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो फाइनेंस की चिंता नहीं करते, हमारी तरह बचत नहीं करते, हमारी तरह उधार नहीं लेते। उनका जीवन भिक्षावृत्ति और इस चीज पर डिपेंड करता है। तो दे आर जस्ट नॉट नीडिंग फाइनेंस फॉर देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड होता ही नहीं उनके लिए, वो तो लाइफ को सस्टेन करते हैं। दूसरों के जो लोग होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं साधुओं से, उनसे जो कुछ मिल जाता है, मन में कोई कामना वो लोग नहीं रखते। लेकिन सरकार अगर है तो हमें सरकार को पूरी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनानी है, हमें चाइना जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, हमें सबको अच्छा स्वास्थ्य देना है, सबके लिए घर सुनिश्चित करना है, हमें सिक्योरिटी को मजबूत करना है, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। ये सब कैसे होगा दोस्तों? बिना धन के नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार का बजट बढ़ रहा है, खास तौर से कोरोना वाली पीरियड और उसके बाद में। और आपने अमेरिका का मुद्दा सुना हो तो अमेरिका में भी किस तरह की स्थितियां बन गई कि अमेरिका में एक नियम होता है कि एक लेवल से ज़्यादा आप उधार नहीं ले सकते, सरकार के लिए वो रूल काम करता है। उसको लेकर आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो अमेरिका को क्यों फाइनेंस की आवश्यकता, वहाँ की सरकार को, यही सब कारण बनते हैं दोस्तों। तो इसमें हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, सरकार के खर्चे, राजस्व खर्चे, पूंजीगत खर्चे, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, इनकम है तो कौन सी है, खर्चे है तो कौन से हैं। गुणों पे विचार करते हुए उनकी एक वर्गीकरण की जाती है। राजस्व, पूंजीगत, इस तरह से स्कीम, नॉन स्कीम, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट। फिर हम घाटे पढ़ेंगे इसमें कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, पूंजी घाटा, प्रभावी पूंजीगत घाटा, राइट। फिर घाटे जो सरकार लगाती है यानी खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको पूरा कैसे करें,
तो सरकार को उधार लेना होता है कि सेंट्रल बैंक से नोट प्रिंट कराएगी, कि क्या चीज़ें होंगी, वो सब भी इसमें आएगा। काले धन का मतलब क्या होता है, यूपीएससी ने पूछा भी था पीटी में एक बार। काले धन का मतलब देखो, बताओ आप, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ कि काला धन क्या होता है। प्लीज रिप्लाई दिस। आपका क्या नॉलेज है काले धन को लेकर? बताइए, अभी किसी का उत्तर आया नहीं मेरे पास, कोई भी ट्राई करो। हाँ, किसी ने लिखा इलीगल मनी, विदाउट टैक्स वाली मनी, और इस तरह की विदाउट पेइंग टैक्स। वेरी नाइस, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। इलीगल मनी जो लिख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, राइट। देखिए, जो काला धन होता है उसको आप इलीगल मत कहिए, है ना। काले धन का मतलब ये होता है, इवन आप लीगल पैसे, जैसे मान लो मैं क्लास ले रहा हूँ तो ये लीगल एक्टिविटी है, और इस क्लास से जो मुझे खान सर पैसा देंगे, अगर मैं उस पर टैक्स नहीं देता हूँ तो मनी लीगल होते हुए भी ये काला धन हो जाएगा। ब्लैक मनी इसको हम कहते हैं, जिस मनी पर, जिस संपत्ति पर आप टैक्स नहीं देते हो, भले ही वो आपने किसी वैधानिक कार्य से कमाई हो, तो ये काला धन। तो टैक्स नहीं दे रहा है कोई व्यक्ति, तो इससे क्या होगा, लोक वित्त पे इसका असर पड़ेगा। तो काले धन का पूरा जो सिस्टम है, और जो इलीगल मनी लिख रहे हैं वो अर्थ काले धन का नहीं बता रहे हैं, वो डर्टी मनी। एक वर्ड होता है ब्लैक मनी, एक वर्ड होता है डर्टी मनी। डर्टी मनी उसको कहते हैं जो क्राइम से प्राप्त की हो आपने, जैसे नार्को में ट्रेड किया हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी हो, गोल्ड का स्मगलिंग किया हो, मानवीय अंगों में व्यापार किया हो, इस तरह की चीजें, रिश्वत ली हो, मतलब जो जिसका सोर्स गलत होता है उसको हम डर्टी मनी कहते हैं। और जिसका सोर्स गलत हो नहीं हो लेकिन आप उस पर टैक्स नहीं देते हो तो उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं। तो ब्लैक मनी का इश्यू भी हम इसमें पढ़ेंगे, और उसमें मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा जब हमारी क्लास चलेगी, उसका एक सही अर्थ देंगे। अभी तो मैं इंटरेक्टिव मोड में आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि भाई ये आपसे पूछूं कि आप इसका मतलब क्या जानते हो। तो मुझे भी तो इससे पता लगता है कि हमारे छात्रगण किस तरह के हैं, थोड़ा सा आइडिया लगता है। उस हिसाब से हम क्लास को थोड़ा वो कर सकते हैं कि कैसे इसको मॉनिटर किया जाना चाहिए। तो काले धन का मैटर यहाँ नहीं आएगा, राष्ट्रीय आय और इसमें नहीं आएगा, जीएनपी जीडीपी में उसका मतलब नहीं है। लेकिन काले धन की वजह से क्या प्रभावित हो जाता है, लोक वित्त प्रभावित हो जाता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। और डीमोनेटाइजेशन वगैरह जो भी हमारी सरकार ने की उनके बारे में बातचीत होगी, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बातचीत होगी, विदेशी काले धन के बारे में बातचीत होगी, कौन कौन सी स्कीमें सरकार लेके आई। इसी में हम हेलीकॉप्टर ड्रॉप की बात करेंगे, रिवर्स हेलीकॉप्टर ड्रॉप की बात करेंगे, सॉइल रेट की बात करेंगे, जो बैंक नोटों की सॉइल रेट होती है। यानी कि सॉइल रेट का मतलब होता है कि बैंक नोट किस रफ्तार से खराब हो रहे हैं, और जिन नोटों की सॉइल रेट कम होगी इसका मतलब वो कम इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसका मतलब लोग काले धन के रूप में पैसा उसमें इकट्ठा कर रहे हैं। यही सोच के हमारी सरकार ने 2016 में 500,000 रुपए के नोटों का डिमोनेटाइजेशन किया था। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आएगी। जीएसटी हम इसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, काला धन टैक्स की चोरी को कहते हैं। और कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसमें आप चोरी नहीं कर रहे होते हैं लेकिन कोई तरीका अपनाकर कर से बच रहे होते हैं, उसको हम टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। वो सारी बातें इस चैप्टर में आएगी, और मेरा मानना ऐसा है कि एक दो सवाल इससे जरूर आते हैं, ऊपर नीचे कभी कभी होता रहता है, इससे भी एक दो सवाल पूछे जाते हैं। ये कंप्लीट होने के उपरांत मित्रों हम आ जाएंगे मनी बैंकिंग के चैप्टर में। मनी एंड बैंकिंग। कई लोग क्या करते हैं कि इस चैप्टर को पहले ले लेते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब चीज़ों में बच्चों को थोड़ा रुचि ज़्यादा होती है तो इसको पहले पढ़ाने लगते हैं। मैं खुद आपको बताऊंगा कि इसका रोल बाद में है, मतलब पहले मेन ये है। और इसमें किन्स का अर्थशास्त्र जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको मनी बैंकिंग यूँ तो समझ आ जाएगा, लेकिन उसका पूरी अर्थव्यवस्था में क्या रोल है ये आप नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए इसको मैंने थर्ड जगह पर रखा। हिंदी में आप इसको कहेंगे मुद्रा, मुद्रा और बैंकिंग, राइट। और इसमें सब समझेंगे हम। और मैं क्या करूंगा आपकी क्लास में, थ्योरी कुछ मात्रा में, सिद्धांत भी हम
डालेंगे इसमें। जैसे कि मैंने कहा किन्स का अर्थशास्त्र मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो किन्स का अर्थशास्त्र इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, लेकिन उसके बिना आप इंडियन इकोनॉमी नहीं समझ पाएंगे। तो थ्योरिटिकल नॉलेज होने से आपको ज़्यादा समझ बढ़ेगी इसमें। और कभी कभी यूपीएससी थ्योरी वाले सवाल भी एक दो करती है, तो वो सवाल भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे अगर थोड़ा थोड़ा थ्योरी का ज्ञान होगा। और ये थ्योरी किस मात्रा में और कितनी पढ़ाई जानी चाहिए वो मुझे देखना है। आपको कोई बुक मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप कहेंगे तो मैं बुक लिस्ट तो बना दूंगा आपके लिए, लेकिन आपको उस पर इतना थ्योरी वाली खास चीज़ के अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। जितना हम क्लास में लेंगे वहाँ तक आपको रहना है, क्योंकि कोच का मतलब क्या होता है कि वही आपको गहराई दिखाता है और समझाता है, राइट। एक बार जब ये कोर्स हो जाएगा तो आप अपनी चॉइस से, और अगर कोई आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। यूपीएससी के लिहाज से हम अपने आप में इसको कंप्लीट कर देंगे। मुद्रा और बैंकिंग में हम मुद्रा को भी समझेंगे, मुद्रा का मतलब क्या है, मुद्रा के काम क्या होते हैं, मुद्रा की मांग किसको कहते हैं, मुद्रा की आपूर्ति किसको कहते हैं, ब्याज दर कैसे तय होती है। 2013 का पीटी पेपर अगर आप देखते हो तो एक सवाल पूछा गया था कि मुद्रा की आपूर्ति यानी कितनी मात्रा में मुद्रा है आपके देश में, अगर वो वहीं पे रहे जहाँ पर है वहीं पे रहे, और मुद्रा की मांग बढ़ जाए। मुद्रा की मांग कौन करते हैं, हम और आप लोग करते हैं। जैसे हमें कोई लेन देन करना है तो हमें मुद्रा चाहिए होती है, इसलिए इसको मुद्रा की मांग कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि मुद्रा जितनी है उतनी रहे लेकिन मुद्रा की मांग बढ़ जाए तो इसका निम्न में क्या प्रभाव पड़ेगा। और 4 ऑप्शन उन्होंने दिए। ब्याज दर अधिक हो जाएगी, ब्याज दर कम हो जाएगी, ब्याज दर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह के ऑप्शंस। ये आप तभी कर सकते हो कि जब आपको थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज हो। तो वो इस अध्याय की शुरुआत में मैं उसको करूँगा, तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। मुद्रा बैंकिंग संपूर्ण हो जाने के बाद हम लोग वित्त बाजार पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप, फाइनेंशियल मार्केट्स, और हिंदी में कहते हैं हम इसे वित्त बाजार। अब मैं आपको एक राय देना चाहता हूं कि कई बार जब आप अटक जाते हो तो शब्द पे ध्यान दो। कोई भी शब्द बेवजह नहीं बना हुआ होता है, उस शब्द के पीछे कोई ना कोई ट्रुथ रहता है। अब यहाँ बाजार है तो बाजार का मतलब क्या है, जहाँ लेन देन होता है, और वित्त का मतलब धन है, धन का लेन देन जहाँ होता है उसको आप वित्त बाजार कहेंगे। ये वित्त बाजार के 2 भाग होते हैं। एक को हम कहते हैं मुद्रा बाजार। इस बार का यूपीएससी पीटी पेपर देखा होगा आपने, कितने लोगों ने देखा है। पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, बिना पेपर देखे तो आपको समझ नहीं। पेपर जरूर देखिए, जैसे पेपर होता है सबसे पहले आपको उसे देखना चाहिए, मुद्रा बाजार, और दूसरा है पूंजी बाजार। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, और बहुत गौरव का विषय है कि आप बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई कर रहे हो। ब्लैक मनी वगैरह को लेकर थोड़ा सा लेट हुआ रहे हैं, कोई बात नहीं। और आपको भी पता है, आप समझेंगे इस बात को कि पढ़ाई एकाग्रता का विषय है, पठन पाठन। और इकोनॉमिक्स जैसा विषय अगर है तो ध्यान डाइवर्ट होने से डेटा या कोई भी चीज़ में गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैं एकाग्र होकर पढ़ाना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा इस पर मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा। आप मेरी बात को समझेंगे। मनी मार्केट, और अगर आप, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनोगे तो आपको हूबहू इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में चला जाएगा। आपको क्लास के अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस कंसंट्रेट होकर पढ़े, और कमेंट्स पे भी इतना फोकस मत करिए, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मनी मार्केट एक पार्ट है और दूसरा है कैपिटल मार्केट। इस बार का पेपर देखा होगा आपने, नहीं देखा तो देखिए। सीधा ऐसे सवाल, ये कोई जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये कोई पहली बार नहीं है।
मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, यही सीक्वेंस मैं फॉलो कर रहा हूँ। बस इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, बदलती रहती है, चेंज होता रहता है, उसमें बहुत चेंज होता है दोस्तों। यानी सुबह से लेकर शाम वाले बैच में भी चेंज आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। और कई लोग यहाँ पर कहते हैं दिल्ली में कि रात को 4 बजे भी कोई बदलाव हुआ तो रामेश्वर सर अपनी क्लास में उसको बदल देते हैं अगले दिन। हाँ, ये अतिशयोक्ति हो सकती है, कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के इसको कहा गया होगा। तो हो सकता है इतना फास्ट में ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ चेंज रहता है, अपडेटेड बहुत ज़्यादा चलती है मेरी क्लास। तो आप इस पेपर को देखेंगे, एज इट इज़ पूछा उन्होंने 4 चीज़ें दी कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कोल मनी मार्केट एक होता है, कोल मनी मार्केट अभी नहीं भी ध्यान आ रहा तो आप उसको छोड़ दो। बस एक वर्ड बोल रहा हूँ मैं जिसको हम कहते हैं कोल मनी मार्केट। ये जो कोल मनी मार्केट होता है ये एक दिन का होता है, मतलब एक दिन के लिए ही आप धन उधार ले दे सकते हैं, और ये बैंकों में चलता है, हम लोगों के बीच में नहीं चलता है, बैंक आपस में करते हैं। और एक दिन को ओवरनाइट भी कहते हैं, जैसे आज लिया कल देना है तो रात को पार करके, इसलिए इसको कई बार ओवरनाइट मार्केट भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा ट्रेजरी बिल मार्केट, कोल मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, ऐसे 4 दिए उन्होंने, और बोला कि इनमें से कौन कैपिटल मार्केट में आते हैं। देखिए आप यहाँ पे मैंने वित्त बाजार के 2 टुकड़े किए, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, राइट। मुद्रा बाजार किसको कहते हैं? यहाँ मनी का मतलब नहीं है कि जहाँ पे मुद्रा का लेन देन होता है उसको मुद्रा बाजार कहेंगे। मुद्रा तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये टाइम से बंधे हुए हैं। 1 साल तक के लिए अगर आप धन का लेन देन करते हो, 1 ईयर तक के लिए, तो उसको मुद्रा बाजार में माना जाता है, और 1 साल से ज़्यादा का करते हो तो उसको पूंजी बाजार में काउंट किया जाता है। तो कोल मनी मार्केट इसमें आएगा, उसमें नहीं आएगा क्योंकि एक दिन का है। ट्रेजरी बिल सरकार निकालती है, वो 1 साल से ज़्यादा के नहीं होते, तो वो भी इसमें आएगा। बाकी 2 बच गए थे तो वो इसमें आएंगे, और ये मैं पूरा क्लास में आपको बताऊंगा। इसका मतलब क्लियर हो गया ना कि इनसे भी सवाल पूछ रहा है यूपीएससी। ऐसे पीछे के भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप कह सकते हो। तो ये फाइनेंशियल मार्केट बना। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो इसका अगला चैप्टर जो मैं लूंगा वो होगा फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र। आप नोट्स बनाते रहें दोस्तों, खुद के हाथ से काम करोगे। माँ जब अपने बच्चे का लालन पालन करती है, हर तरह से गर्भ में रखती है, फिर उसका हर चीज़ से ध्यान रखती है, तो उसका अटैचमेंट कितना हो जाता है अपने बच्चे से। वो कुछ भी कहेगी तो वो कहेगी, लेकिन अगर पिता भी बच्चों को कुछ बोल दे तो माँ कितनी आक्रामक हो जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ अपने बच्चों में समर्पण किया हुआ। उतना अटैचमेंट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता दोस्तों, मुझे मेरे पास सफलता के बहुत सूत्र नहीं है। मैं अपने हिसाब से जो मैंने अनुभूत किया वही मैं आपसे बता सकता हूँ कि किसी चीज़ में जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा उतना ही आपको उस चीज़ को पाने की इच्छा बनेगी। और अटैचमेंट लाने के लिए, अटैचमेंट कैसे होगा? अगर आप अपने माता पिता से भी बहुत दूर रहते हो, अंग्रेजी में कहावत आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बहुत लंबे दूर रह जाते। कई बार बच्चे शुरू से हॉस्टल में पढ़ते हैं और माता पिता से मिल नहीं पाते, फिर अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो विदेश चले जाते हैं, तो वो रिलेशन की जो डिग्री है, वो जो अटैचमेंट, वो कमज़ोर हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बच्चे, माता पिता बीमार है तो उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे ही वो बातचीत कर रहे हैं, मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है, पड़ोसियों को उनके घर भेज रहे हैं कि आप देख लीजिए। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा अटैचमेंट धीरे धीरे कमज़ोर हो गया और वो मात्र बायोलॉजिकल फादर और मदर बन गए। वही चीज़ यहाँ पर है कि आप जस्ट केवल एक आइडिया रखोगे कि हाँ हमें यूपीएससी करना है, करना, लेकिन उसके लिए काम नहीं करोगे, रेडीमेड मटेरियल्स पकड़ते रहोगे। लेकिन आप खुद नोट्स बनाओगे, उस पर काम करोगे, अपना टेस्ट पेपर खुद बनाओगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट की ओर से मिलता है, कोचिंगों की तरफ से मिलता है, वो अपनी जगह, टेस्ट सीरीज भी है, बट कभी अपने हाथ से भी अपना टेस्ट बनाओ। क्या पता कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा सवाल आप ही के टेस्ट से मिल जाए और फिर आपका उस पर्पज के प्रति अटैचमेंट ज़्यादा होने लगेगा।
वही कारण है, बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैं क्लास में राइटिंग पे फोकस करता हूँ, वरना ये 6 चैप्टर का कोई पीपीटी बना के आपको दे सकता था मैं, लेकिन मैं खुद भी काम कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो एक्टिवनेस आती है उससे। आप मेरे से एक राय नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो दर्शन है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब ये जो विदेशी क्षेत्र है बहुत चैलेंजिंग है, मतलब, और इसको आप तभी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जब ये सारी चीजें आपने पीछे पढ़ ली हो। आज क्या हमारा भारतीय रुपया, जिसे आपने देखा कि बहुत वीक हो गया, इंडियन रुपी, आप लगातार अखबारों में पढ़े होंगे कि भारतीय रुपया बहुत वीक हो गया, 82 रुपीज, 83, इस तरह से $1 के बदले में। तो ये वीक होने के पीछे कई बार अखबार को ठीक से पढ़ा हो आपने, तो बाहर के लोगों ने जो हमारे यहाँ पैसा लगा रखा था, ये पूंजी बाजार में, जो स्टॉक मार्केट होता है ये पूंजी बाजार में आता है। मैं आपको पढ़ाने के बाद, मतलब जब हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो बताऊंगा आपको। अब दोस्तों, आप इस चीज को यूँ समझे कि मैं परिचय दे रहा हूँ, और मुझे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की कनेक्टिविटी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी ना। तो अब वो लोग, जो भी बाहर से पैसा आ रहा है हमारे स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे जा रहा है, और अगर आपने ये पढ़ा होगा, और इस बार की पीटी में भी आया हुआ है कि सेंट्रल बैंक मुद्रास्फीति वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ाता है, ऐसा कुछ करके एक प्रश्न था। और आपको पता है कि अमेरिका में भी 40-50 साल के पीरियड में सबसे ज़्यादा कीमतें बढ़ी है, और पूरी दुनिया में कीमत बढ़ने का मुद्दा रहा है, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा है, ये आपको अच्छी तरह से विदित है। तो क्या होता है कि जब ब्याज ज़्यादा हो जाता है तो बैंक में आपको ज़्यादा, एक तो उधार महंगा मिलेगा क्योंकि आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, दूसरा आपकी जो जमा होती है बैंक में उस पर भी आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो आप क्या करोगे कि ज़्यादा ब्याज दर पे पैसा निकालना नहीं चाहोगे, तो जब पैसा नहीं निकालोगे तो आप खर्च नहीं करोगे, तो मांग नहीं होगी वस्तुओं की, अन्य चीज़ों की, जिससे क्या होगा कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो ज़्यादा ब्याज इस तरह से सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक बढ़ाते हैं, और आपको अच्छी तरह से पता है, मैं तो समझा रहा हूँ लेकिन आप बहुत अच्छे होशियार बच्चे हो, खूब इस बात को समझ रहे होंगे। अब क्या होता है कि जो लोगों के पास पैसा है वो लोग, चाहे वो बैंक में जमा कराएं या जो बॉन्ड वॉन्ड निकलते हैं जिन पे ब्याज मिलता है, उनकी रेट भी ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे यहाँ से पैसा निकल के, और अमेरिका वालों का पैसा, और आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जो रनिंग पैसा आता है उसमें वो सबसे ज़्यादा अमेरिका से आता है हमारे यहाँ। और जो स्थायी रूप से, जिसको आप एफडीआई कहते हो, ये मॉरिशस से आता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से सिंगापुर आगे जाता जा रहा है, लेकिन टोटल में देखते हो तो मॉरिशस आता है, और बहुत जल्दी ही वो सिंगापुर उसको क्रॉस कर जाएगा। तो जो स्थायी पैसा आता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह बन रही है उस तरह का, वो वापस नहीं जाता है, जा नहीं पाता है क्योंकि वो लग चुका है। लेकिन शेयर मार्केट में तो शेयर बेच के आप जा सकते हो। तो जैसे ही यहाँ से पैसा जाएगा तो वो लोग डॉलर खरीदेंगे, अमेरिकन डॉलर, और अमेरिकन डॉलर खरीदेंगे तो उसकी रेट बढ़ जाएगी, राइट। ये इसको हम कहते हैं विनिमय दर, डॉलर महंगा हो गया, उसकी एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो गई, तो ये इससे जुड़ा ना। अब आप इसको नहीं पढ़ के इसको पढ़ने लग जाओगे, प्लस ब्याज दर आप यहाँ पहले ही पढ़ चुके हो, तो सारी चीज़ें जुड़ जाती है, इसलिए ये क्षेत्र यहाँ पर आता है। और इसमें हम रुपया क्यों ऊपर नीचे हो जाता है ये पढ़ेंगे, अवमूल्यन किसको कहते हैं, और अवमूल्यन राष्ट्र क्यों करते हैं। एक वर्ड और होता है दोस्तों इंग्लिश में, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसका हिंदी कोई नाम नहीं है ना, उसको इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं, और डीवैल्यूएशन को हिंदी में अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन चला के किया जाता है, यानी हमारी देश की मुद्रा की वैल्यू को हम चला के गिराते हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो भारतीय रुपए की वैल्यू सबसे पहले हमारी सरकार ने कब गिराई, कुछ ध्यान है आपको? अगर है तो आप उत्तर लिख के बताओ मुझे कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन सबसे पहले कब हुआ था। प्लीज गिव मी द आंसर। व्हेन इंडिया डिवैल्यूड इट्स रुपी फर्स्ट टाइम, कैन यू प्लीज गिव मी द आंसर? कुछ कुछ आ रहा है, कोई 91, किसी ने 1948 लिखा है, वो जो 1969, ये सेकंड टाइम हुआ था 1969 में। 91 में भी हुआ था लेकिन फर्स्ट नहीं था।
तो 1949 में हुआ था दोस्तों फर्स्ट टाइम, है ना। उसके बाद 1969 में और 1991 में 2 बार हुआ। 4 बार हमने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया। और मैं आपको बता दूं कि अवमूल्यन अब नहीं होता है हमारे देश में। अवमूल्यन सेंट्रल बैंक करता है, और जब आप फिक्स रखते हो, डॉलर के साथ फिक्स रखते हो रुपए की कनेक्शन, तब होता है अवमूल्यन। इसको स्थिर विनिमय दर कहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब हमारे भारत में ऑटोमेटिक होता है, जो ऑटोमेटिक होता है उसको अवमूल्यन नहीं कह के डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वो सारी चीजें पूरा चार्ट बनाऊंगा कि क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, क्यों सेंट्रल बैंक ऐसा करते हैं, वो सारे टॉपिक इसमें आएंगे। और इस बार की पीटी में आपने स्टेरिलाइजेशन के बारे में एक सवाल सुना होगा। स्टेरिलाइजेशन, ये वर्ड आया था, आप पीटी का पेपर देखेंगे। स्टेरिलाइजेशन, कभी कभी तो यूपीएससी क्या करता, बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। ये मैं, चूंकि मेरा एमए वगैरह इकोनॉमिक्स में ही किया हुआ है, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, डॉन बुश एंड फिशर नाम से एक किताब आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, आपको नहीं खरीदनी है। डॉन बुश एंड फिशर, ये किताब में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। वैसे आरबीआई की वेबसाइट पे भी आप जाओगे तो स्टेरिलाइजेशन इतना डेप्थ वाला क्वेश्चन था, वो मैं इसमें पढ़ाऊंगा। और अभी मैं बातचीत नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि फिर वो समय इसमें लगेगा समझाने के अंदर, और ये इंट्रो क्लास है। तो वो वाली टॉपिक भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसमें है। फिर आपने नाम सुना होगा पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इनका अर्थ क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। 2012 की पीटी पेपर आप देखोगे तो वहाँ पे पूछा हुआ है एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बीच में अंतरों को अलग अलग ऑप्शंस में डाला हुआ है, और पूछा हुआ है कि भाई क्या इसमें सही अंतर वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग लेके आएंगे। इसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन, आपने नाम सुना होगा कि जो हम अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापार करते हैं, और वो व्यापार करते हैं या फिर निवेश होता है या धन का और कोई लेन देन होता है, उसको जहाँ लिखते हैं उसको हम कहते हैं भुगतान संतुलन खाता। ये कैसे बनता है, इसके कौन कौन से विभाग होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इस तरह के जो नाम होते हैं वो सब, उनमें कौन कौन से आइटम आएंगे, प्रीलिम्स के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा बीओपी स्ट्रक्चर में बताऊंगा, और उसका एक पीडीएफ फाइल भी मैं खास तौर से ऐसा जहाँ पे डायग्राम बहुत बड़े बन रहे हैं वो मैं आपको दिलवा दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि इस क्षेत्र में हम पढ़ाई करेंगे। फिर इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडारों में कौन से घटक शामिल होते हैं, भारत में कौन से घटक की प्रधान भूमिका है, उनका उतरता हुआ क्रम क्या हो सकता है, भारत कौन कौन से राष्ट्रों के साथ व्यापार कर रहा है, व्यापार में अधिशेष किसके साथ है, घाटे की स्थिति किसके साथ है। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। प्लस राष्ट्र जो समझौते करते हैं, आपने नाम सुना होगा पीटीए, एफटीए, कस्टम यूनियन, है ना, इस तरह से इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट, ये सब को कैसे समझें हम, क्यों राष्ट्र ऐसा करते हैं और इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम इस फॉरेन सेक्टर में देखेंगे। प्लस 3 इंस्टीट्यूट जैसे कि डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके मैं स्मॉल नोट्स आपको दूंगा और हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये इंस्टीट्यूट्स भी करने होते हैं क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न इनके बारे में यूपीएससी जरूर करता है। तो ये फॉरेन सेक्टर हुआ, और लास्ट में 6th चैप्टर जो होगा, दैट चैप्टर इज अबाउट सोशल सेक्टर, राइट। इकोनॉमिक्स में मैंने एक सामाजिक क्षेत्र भी बनाया है इसमें, तो हिंदी में आप लिखेंगे इसको सामाजिक क्षेत्र। ये लास्ट में रहेगा। और यहाँ पे 3 चैप्टर्स मुझे लेने हैं इसके अंदर। एक गरीबी, जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में पहले से दिया हुआ, वो कहीं पर भी नहीं आई, उसको मैं यहाँ कवर करूँगा। तो एक चैप्टर गरीबी का होगा, इसको मैं थोड़ा बीच में लिख रहा हूँ।
यानी कि पॉवर्टी। और दोस्तों आप ये मत समझना कि गरीबी को क्या पढ़ना है ना। जब मेरी क्लास होगी, पढ़ाऊंगा जब आपको, तो आपको समझ में आएगा कि ये भी उतनी आसान टॉपिक नहीं है। मतलब इस पे भी आपको अच्छा पढ़ाई करने की आवश्यकता है और इसका फ़ायदा आपको मेंस में भी मिलेगा, क्योंकि मेंस में इसको पढ़ना होता है। बातचीत करता हूँ, पहले टॉपिक्स लिख लेता हूँ। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरा मैं लूंगा मुद्रास्फीति। पीछे जितने भी चैप्टर मैंने लिखे उसमें मुद्रास्फीति कहीं भी नहीं आया था, उसको मैं यहाँ कवर करूंगा सोशल सेक्टर में। और एक दो सवाल इस पे जरूर रहते हैं, और आजकल तो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक मुद्रास्फीति बना हुआ है। तो आप इसमें लिखेंगे इन्फ्लेशन। हमारे कई जो बच्चे हैं, मतलब मैंने देखा कई लोग इंडिया में मुद्रास्फीति को मापते कैसे हैं। हम कहते हैं कि मान लीजिए अप्रैल के लिए मुद्रास्फीति की दर 8% रही, तो उनको पूछो आप यूपीएससी के बच्चों को कि 8% मुद्रास्फीति की दर रही तो इसका मतलब क्या है, नहीं बता पाएंगे वो। तो इसको बड़े प्यार से हम लोग देखेंगे कि एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, या उसको YOY भी कहते हैं, ईयर ऑन ईयर, कि कैसे मतलब मुद्रास्फीति का मतलब कैसे समझें हम। वो सारी चीज़ें इसमें होगी। आजकल आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, कोर इन्फ्लेशन होता है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। वो क्या होता है वो सब देखेंगे हम लोग। और फिलिप्स केरो का एक सिद्धांत है, फिलिप्स केर 2012 की पीटी में एक सवाल पूछा गया था कि अगर किसी देश में जीडीपी बढ़ता है, यानी कि ग्रोथ आती है, देश का उत्पादन बढ़ता है, तो उससे क्या समस्या खड़ी हो जाती है। 4 ऑप्शन उन्होंने दिए थे कि अगर देश में ग्रोथ आती है तो क्या समस्या खड़ी हो जाती है। और आपको जानकर ये ताज्जुब जैसा ही होगा लगभग कि इससे जो समस्या आती है उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। ज़्यादा उत्पादन से भी मुद्रास्फीति आ जाती है। और आमतौर पे बच्चा क्या सोचता है कि उत्पादन ज़्यादा होगा तो कीमत कम होनी चाहिए। अब आप देखो कि कोरोना समाप्त होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग जो राष्ट्र हैं, उनकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ रही है, राइट, बढ़ने लगी। मतलब कोरोना के बाद में जो कई तरह की कदम सरकार ने उठाए थे, ब्याज दरों को कम किया, बजट को ढीला किया, बहुत सारी चीज़ें करी, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्थाओं में वापस पुनरुत्थान कहते हैं उसे, रिकवरी आने लगी। लेकिन रिकवरी के साथ क्या आया दोस्तों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको थ्योरी आती कि नहीं, आप अनुभव से बताइए पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या चीज़ पैदा हुई रिकवरी के साथ? इन्फ्लेशन। सिद्धांत तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिलिप्स केरो नाम का जो एक टॉपिक आएगा क्लास में, उसमें बताऊंगा कि कैसे ज़्यादा उत्पादन ज़्यादा मुद्रास्फीति की तरफ भी ले जा सकता है। तो वो सब हम देखेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि भारत में इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है, मतलब 4% प्लस माइनस 2% के अंदर ही मुद्रास्फीति रहनी चाहिए, ऐसा आपको पता होगा। और उसको न्यूजीलैंड ने सबसे पहले शुरू किया था, और हमने 2016-17 में इस पॉलिसी को अपनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 प्लस माइनस 2, 4 के ऊपर 2 जोड़ोगे तो 6%, और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2%, यानी 2 से लेकर 6 के बीच में ही मुद्रास्फीति की दर रहनी चाहिए। ये पॉलिसी भी हम क्लास में पढ़ेंगे। प्लस कई बार सवाल पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, और लोकल मतलब जो स्टेट परीक्षाएं हैं उनमें भी सवाल पूछे जाते हैं कि मुद्रास्फीति से निम्न में से किसको लाभ होता है? देनदार, लेनदार, बचतकर्ता, व्यापारी, इस तरह से वर्ग को पूछते हैं कि मुद्रास्फीति से किसको फायदा होता है। या फिर वो यूँ भी पूछ सकते हैं कि मुद्रास्फीति से किसको नुकसान होता है। वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे क्लास में कि किसको फायदा और किसको नुकसान होता है। प्लस एक कॉन्सेप्ट होता है कि मुद्रास्फीति के खिलाफ हम सुरक्षा कैसे प्राप्त करें। इसको इंग्लिश में हेजिंग कहते हैं। आप में से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे वो जान पा रहे होंगे, और हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ना पड़ेगा।
और सही और ईमानदारी की बात है अगर मैं आपसे कहूँ तो ये है दोस्तों कि आपको इंग्लिश भी पढ़ना आना चाहिए, पेपर को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी किस तरह से यूपीएससी लिखता है और हम उसको नहीं समझ सकते। मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि जापान और भारत के बीच में स्टील के आयातों को लेकर एक विवाद चल रहा था 2016-17 के आसपास। हमने क्या किया कि जापान से जो स्टील आ रहा था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ड्यूटी लगा दी ताकि वो महंगा हो जाए, और इसको सेफ गार्ड ड्यूटी बोलते हैं तकनीकी भाषा में। उसकी आप चिंता मत करो, अभी तो इंट्रो ही चल रहा है। तो विवाद पैदा हो गया, जापान ने हमारे खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत भी करी और ये इस तरह से चर्चा में आ गया। अब यूपीएससी को जरूरी नहीं है कि करंट के अंदर वही डिस्प्यूट पूछे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, उससे जुड़ी हुई कोई बात भी पूछ सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सवाल बनाया कि जो भारत के स्टील के कारखाने हैं वो कौन से कोयले का आयात करते हैं, राइट। लेकिन उन्होंने हिंदी में लिखा क्या इसको, स्टील पौधे, क्योंकि इंग्लिश में प्लांट लिखा हुआ था, कारखानों को हम प्लांट भी कहते हैं, तो उन्होंने हिंदी रूपांतरण में पौधे लिख दिया। अब आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि अब उत्तर इसका आप कैसे करोगे, हाउ टू आंसर इट इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट कि भाई इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो आपका एक सवाल गया। और इतना प्रेशर वहां पर रहता है कि आप आगे आगे आप बढ़ते रहते हैं और फिर लगता है कि टाइम छूट जाता है, फिर आता हुआ प्रश्न भी आपका गलत हो गया, फिर देर किस बात की है। मैं तो ये भी सिखाता हूँ अपनी क्लास में, धीरे धीरे बच्चे बहुत मानने लग जाते हैं, धीरे धीरे समझ जाते हैं कि हाँ ये रास्ता हमारे लिए। और अच्छा, कोई भी टीचर आपको क्यों परेशान करेगा, उसका लक्ष्य आपको परेशान करना थोड़ी है, आपका सशक्तिकरण करना है कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि कभी कोई दिक्कत नहीं आए। और लोग 14 भाषाएं भी अपने जीवन काल में सीखते हैं, छोटे छोटे बच्चे कथा वाचक बने हुए हैं, किसी को क्या आ रहा है, किसी को इस तरह का बहुत ही प्रतियोगी दुनिया है दोस्तों। तो वहाँ पर अब आपको थोड़ा सा समय के अनुसार चलना चाहिए, तो कम से कम इंग्लिश बोलो नहीं बट इंग्लिश पढ़ सको, मतलब ये आपसे मेरा निवेदन है। जो हिंदी माध्यम के हमारे प्यारे बच्चे हैं उनको हम ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। जैसे डेप्रिसिएशन, हमने आपको कहा कि डेप्रिसिएशन वर्ड जो होता है, जो मुद्रा की डेप्रिसिएशन होती है, उसकी हिंदी नहीं है। मैं तो इतना वर्ष हो गया पढ़ाते हुए और हिंदी में ही इतना पढ़ा रहा हूँ मैं, मुझे आज दिन तक ये वर्ड नहीं मिला कि डेप्रिसिएशन को हम हिंदी में क्या कहें। तो या तो वो डेप्रिसिएशन देवनागरी में लिख देंगे या उसको अवमूल्यन लिख देंगे, और अवमूल्यन का अर्थ तो कुछ अलग होता है, तो आपका सवाल चला गया फिर, राइट। तो बी केयरफुल। हेजिंग एक शब्द है, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था। हेज का मतलब बाढ़ होता है, मेड़ होता है, जैसे खेतों के आगे बाढ़ लगा देते हो तो हम इसको क्या कहते हैं, हेज कहते हैं। जब आप कोई भी चीज खरीदते हो, जैसे आज आपने मान लीजिए मकान खरीदा, तो मकान 2 करोड़ का लिया, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मकान की रेट तो नहीं बढ़ रही है, बाकी सामान महंगे होते जा रहे हैं। जब आप मकान को बेचोगे तो वो 2 करोड़ या उससे भी नीचे में बिका, क्योंकि कई बार काले धन पर जब सरकार कुठाराघात करती है तो लोग काले धन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं मकान खरीदने में, और उसके कारण क्या होगा कि मकान हो जाएंगे सस्ते। और फिर अब आपको कोई शादी करनी है, जैसे अपनी बेटी की, बहन की, लोग शादियों में भी अपना घर बेच देते हैं, तो उस घर से उतना पैसा ही नहीं आएगा जितनी शादी महंगी हो चुकी होगी। तो ये तो आपका जो पैसा लगा, निवेश जो आपने घर में किया, वो तो बर्बाद हो गया एक तरह से, और फिर आपको कुछ मिला भी नहीं, ना उसका रिटर्न आया, और उल्टा मूल भी चला गया। तो इसको कैसे हम सुरक्षा दें, इसको हम कहते हैं हेजिंग। तो इसके लिए लोग सोने का बहुत प्रयोग करते हैं, और आपने देखा होगा कि सोने की रेट बहुत बढ़ती रहती है, बीच में रुक गई, नीचे हो गई, लेकिन अगर आप 2, 4, 5 साल का पीरियड लो तो सोने की रेट बहुत हाई हो जाती है अन्य वस्तुओं की तुलना में। ये हेजिंग हो गया। 2022 की पीटी पेपर में उन्होंने बहुत मुश्किल सवाल पूछा, मैं लिख देता हूँ, मतलब बात तो करनी पड़ेगी ना, तो मैं लिख देता हूँ कि वो सवाल क्या था, एक तरह से थोड़ा आपको ध्यान आएगा कि हाँ भाई। एक बॉन्ड आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी
माफ करिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बॉन्ड भी होते हैं, मैं इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। घर जाके पेपर देखना, तभी बात समझ में आएगी। बॉन्ड एक होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, इससे ब्याज मिलता है, वो इन्फ्लेशन से जुड़ जाता है। मतलब तो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बॉन्ड से ब्याज भी आपको ज़्यादा मिलता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड मिलता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के हिसाब से ब्याज बढ़ेगी तो आपको हेजिंग यानी कि सुरक्षा मिल गई, और दूसरा आपको गोल्ड से भी मिल जाएगी। अब आजकल इन्फ्लेशन चूंकि चर्चा में है, तो आप केवल इन्फ्लेशन पढ़ोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा कोई चीज है क्या, और यूपीएससी पूछ चुकी है 22 में। अच्छा, इन्फ्लेशन क्या 23 का फिनोमेना है? वो तो पोस्ट कोरोना के बाद ही इन्फ्लेशन अब होने लगा, तो 21, 22, 23 ऐसे तीसरे साल में हम चल रहे हैं। यूपीएससी पहले ही पूछ चुकी है, इसे फिर से आ जाएगा घूम फिर के। तो ये चीजें भी हम देखेंगे इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में, राइट। तो इस तरह से इन्फ्लेशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो जब ये सारे चैप्टर हो जाएंगे तो मैं इस चैप्टर को पहले उठाऊंगा, इसको नहीं, मुद्रास्फीति वाले को, और हमारा पीटी का सिलेबस यहाँ पर एंड हो जाएगा। और मेंस में मैं जब जाऊंगा तो मेंस की शुरुआत इन टॉपिक्स से मैं कर सकता हूँ, या इनको मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा मेंस के अंदर, ये मेंस में भी आते हैं। आमतौर पे मैं मेंस की शुरुआत भूमि सुधार नाम के टॉपिक से करता हूँ, तो मैं उस समय देख लूंगा। लेकिन गरीबी और बेरोजगारी मेंस के अंदर आएंगे, तो उसको पढ़ते समय हम इस तरह का तरीका अपनाएंगे कि हमारा पीटी भी हो जाए और हमारा मेंस भी हो जाए। तो यहाँ तक हमारा पीटी चलेगा और फिर हम मेंस में स्विच कर जाएंगे। ये मेरा नियोजन है प्रीलिम्स की क्लास का। अब दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि अब कैसे पढ़ें, हम क्या करें, या और स्टडी मटेरियल वगैरह क्या होना चाहिए, अप्रोच हमारी क्या हो, राइट। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो तीसरा नोट आप करें अपने नोटबुक में। पहला यूपीएससी सिलेबस था, दूसरा हमारा क्लास सिलेबस था, और तीसरा आप लिखें अध्ययन सामग्री यानी कि स्टडी मटेरियल। क्या होगा हमारा स्टडी मटेरियल, है ना। ध्यान दें और ध्यान को बिल्कुल लगा के रखें, बहुत मजेदार विषय है ये। और योगा होगा हमारी क्लास में। योग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अलग से बैठ के योग, पतंजलि ने योग की क्या परिभाषा दी, पूछें क्या आपसे? क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे जो हैं इंटरव्यू के लिए हॉबी तैयार करते हैं, उनको हॉबी भरनी होती है, और कई कोचिंग उनको सिखा देते हैं कि आप हॉबी नहीं है तो ये वाली हॉबी लिख दो, जैसे कि योगा लिख दो, इस तरह से, ताकि इसमें आपको ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, या पूछेंगे तो आप उत्तर दे दोगे। या दिल्ली में ही मैं, चूंकि मैं संस्थाओं के नाम लेना पसंद नहीं करूंगा और कोई मेरे को मतलब नहीं है, मुझे टीचर हूँ मैं, पढ़ाने से मतलब है। तो एक मॉक इंटरव्यू में मैं था, बहुत पहले की बात है, एक बच्चे ने योगा लिखा हुआ था अपनी हॉबी में। तो मैंने उनसे पूछा कि योगा का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ है इसका? तो उन्होंने कहा कि आत्मा का परमात्मा में मिलन ही योग है। तो मैंने कहा कि ये परिभाषा मतलब सामान्य रूप से दे रहे हो क्या आप, या आपकी अपनी है? हमारा भारतीय दर्शन क्या कहता है, पतंजलि वगैरह योग को कैसे डिफाइन करते हैं? वो नहीं बोल पाए, अटक गए इस चीज के लिए, है ना। तो किसी चीज को कैजुअल नहीं लेना है, और इस तरह से। तो योग की सही जो अर्थ है वो है कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्ति हमारे मन में आती रहती है ना, जैसे अभी आप क्लास कर रहे हो, थोड़ा परेशान हो रहे होगे तो कह रहे होगे यार सर तो पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, और हमें बोर हो रहे हैं, इस तरह से वृत्ति आ गई आपके मन में। फिर मैंने कुछ चुटकुला सुना दिया या इधर उधर की बातें करने लगा तो आप थोड़े से खुश हो गए। ये जो अप डाउन होते हैं, हमें कोई यूपीएससी में पीटी में हमारा सिलेक्शन हो गया तो हम बहुत खुश हो गए, ये चित्त की जो वृत्ति कैसी होगी, खुश होने की। और जब हम बहुत 10 दिन तक तो हमें नींद भी नहीं आई। मुझे याद है मेरा पहली बार पीटी हुआ तो मैं सो नहीं पाया, मतलब इतने लंबे समय तक के लिए नहीं, एक दिन मेरे को नींद नहीं आई कि हम भी भारतवर्ष की इस परीक्षा के अंदर वो हो गए। तो इस तरह से मन हो जाता है, फिर वो बात चली जाती है
है ना? तो फिर हमें हमारा मन नहीं भरता ना, संसार ऐसा ही है कि हमें किसी चीज़ से मन नहीं भरता है, हमें उस चीज़ को पाने की तमन्ना होती है। हमारे एक गुरुजी थे गाँव में, वो मुझे कहते थे, रामेश्वर में बहुत दुखी रहता था, फादर अध्यापक रहे हैं और घर की गरीबी हालत रही है, कच्चे मकान और ये सब। और मेरे मन में था कि मैं यूपीएससी करूं, और मेरे गांव में भी कुछ बाहर के जो टीचर्स या अधिकारी गण आते थे, वो बोलते थे कि ये बच्चा होशियार, इसको भेजो आप। तो उन्होंने भेजा, तो मैं हमेशा परेशान रहता था कि मैं कैसे कामयाब होऊंगा। और हमारे टाइम में उतना मार्गदर्शन नहीं था, टीचर से आप बात नहीं कर सकते थे, मटेरियल्स नहीं थे, ऑनलाइन जैसा कुछ नहीं था, यूट्यूब नथिंग। तो बड़ा परेशान व्यथित सा रहता था। तो हमारे गांव में गुरुजी थे, उनसे मिलता था मैं, जब अपने जयपुर में मैं पढ़ने के लिए गया था, वापस लौट के जब जाता था, तो मुझे कहते थे, रामेश्वर हाथी पे बैठने की तमन्ना कर, हाथी बांधने की मत कर, मतलब तुम्हें बस उसी में आनंद है, मतलब ऐसा बोलते थे वो। जब आप आईएएस बन जाओगे तो आप 2-4 दिन फोटो सेशन होगा, लोग आपको बुलाएंगे पूरे भारतवर्ष में, फिर उसके बाद फिर आपका मन करेगा अब और क्या, मतलब यही सब हमारे जीवन का हिस्सा है दोस्तों। तो पीटी में फेल हो गए तो नाराज से हो गए, दुखी हो गए, पास हो गए तो खुश हो गए, फिर इसी तरह से चलता है। इसको हम कहते हैं चित्त वृत्ति। जब ये चित्त वृत्तियां समाप्त हो जाती है उसको योग कहते हैं। तो ये चित्त वृत्ति समाप्त क्षणिक भी हो सकती है, जब आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो, एकाग्रता के साथ कर रहे हो, तो कोई ख्याल नहीं आ रहा है। अब मेरे को कोई ख्याल है क्या, मेरे घर में क्या चल रहा है, बाहर क्या, ऑफिस में क्या? मेरा एक ही दिमाग चल रहा है, वो आपके अंदर इस कैमरे के सामने, बस एक एक जो सेल है बॉडी का, वो उसी दिशा में काम कर रहा है। तो मेरे लिए तो योगा हो ही जाता है, मुझे अलग से योग करता हूँ वैसे, लेकिन आवश्यकता पड़ती नहीं है। स्टडी मटेरियल में चलते हैं दोस्तों। तो स्टडी मटेरियल सबसे पहला जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो अनसोल्ड पेपर ले लो आप, जो मैंने पहले भी आपको निवेदन किया। अनसोल्ड पेपर्स कहाँ से? सिंस 2012 से तो होने ही चाहिए। और यूपीएससी ने जो पूछे हैं, मतलब समझ पा रहे हो ना, अनसोल्ड पेपर का मतलब अनुत्तरित, जिसका हल नहीं किया गया, वो पेपर लेने हैं आपको। और 12 से कम पीछे का भी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन है आपके लिए, इनको बार बार देखो आप कि क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या रेंज पकड़ें, ऐसे आपको पकड़ में आएगा और बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। दूसरा जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो खान ग्लोबल स्टडीज आपको देगी, वो अपनी जगह है। हमारी क्लास के लिए किसी भी मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं क्लास के अंदर आपको डिक्टेट कराने की सोच रहा हूँ एक एक। तो क्लास नोट्स जो मैं बनवाऊंगा, ये दूसरा है आपका मेन चीज। ज्यादा मटेरियल के चक्कर में जो पढ़ते हैं दोस्तों, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। एक बोरे भर जितना भी मटेरियल दिल्ली में मिलता है, एक बोरा मतलब आपका वजन भी नहीं होगा जितना स्टडी मटेरियल है यहाँ। उनसे आप जाके पूछो कि आपका रिजल्ट क्या है और क्रक्स क्या है। मैं छोटे नोट्स बनवाऊंगा, लेकिन आपको बहुत फायदा मिलेगा। ईश्वर की अभी तक तो यही मर्जी रही है, अब कुछ अलग हो जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। लेकिन विश्वास थोड़ा रखना ही पड़ेगा दोस्तों। हम कोई दवा लेते हैं, कोई करते हैं, तो विश्वास भी तो सारा कुछ है। क्लास नोट्स ये है। और बाकी क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण होता है, अब वो देखते हैं आप कैसे हैंडल करोगे। इकोनॉमिक सर्वे होता है जिसको हम आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं, ये वित्त मंत्रालय निकालता है, और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा ये। और ये वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा आपको। और ये अच्छी अगर आपकी एग्जाम हो, इकोनॉमिक सर्वे प्लस आपको बजट देखना होता है। और ये 3 वर्षों के आपको देखने चाहिए। मतलब अब आप कह रहे होंगे कि सर ये हम कैसे कर पाएंगे कि 3 साल की इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमिक सर्वे तो बहुत बड़ी होती है और उसको समझना। और उसमें दिक्कत एक और है कि हिंदी जो अनुवाद है उसका, वो बहुत ही अलग तरह का होता है, पकड़ में नहीं आता, फ्लो नहीं बन पाता है। तो और बजट में भी बहुत कुछ चीज़ें रहती है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ दोस्तों कि जो मेरी क्लास चलेगी, जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा कल से रेगुलर, तो अपने आप टॉपिक वाइज ये सर्वे अपने आप आ जाएंगे उसके अंदर। खुद ब खुद ही मैं नोट्स इस तरह से बनवाता हूँ कि आपको ये नहीं
पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब जो आगे आएगा इकोनॉमिक सर्वे तो वो भी देखा जाएगा। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पीछे के लिए होता है, पीछे के साल पे होता है। अब अगर पीछे एक साल के अंदर जो घटनाएं हो रही होती है उनको वो वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह उसको सेट करते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, सारी घटनाओं को आप देखते रहते हो, जैसे एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, परसों शायद, है ना, जो आरबीआई की एक इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप बनी थी, मतलब अंतर विभागीय समूह बना था कि हम भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाह रहे हैं, मतलब तो उसमें किस तरह की चीज़ें रहेगी उस पर एक रिपोर्ट आई है, मतलब जो 2 दिन हो गए लगभग उसे। और ये बात जो अभी सर्वे है उसके अंदर भी कुछ सीमा तक आई हुई है और अखबारों में भी लगातार चल रहा है। और हिंदू में आपने देखा होगा वरुण गांधी का संपादकीय पेज पर कल के या परसों के उसमें वरुण गांधी उस पर लिख रहे हैं और संपादकीय भी इस पर खूब सारे आ रहे हैं। तो ये एक मुद्दा बन गया। जैसे अब आप इसको पढ़ रहे हो तो अखबारों में एक खास बात होती है कि वो सामान्य भाषा में लिखे हुए होते हैं, मतलब जनरल पब्लिक उसको समझ ले। मैंने भी राजस्थान पत्रिका, एक न्यूज़पेपर राजस्थान का है, बहुत फेमस और इंडिया लेवल पे भी वो पहले काफ़ी लोकप्रिय था, उसमें मैं संपादकीय लिखा करता था कभी कभी। तो उसके संपादक जी ने मुझे शुरू में गाइडेंस दिया था जब मैं संपादकीय लिख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसे लिखो कि सब लोग उसको समझ सकें। जैसे कि थड़ी पे बैठने वाला आदमी भी, आपकी दादी भी, आपकी नानी, मतलब बोधगम्य हो सबके लिए। वहाँ से मुझे समझ आ गया कि न्यूज़पेपर्स ये तरीका अपनाते हैं ताकि उनकी जो पाठक वर्ग है वो ज़्यादा बड़ा बने और वो लोकप्रिय अखबार बने। मतलब तो जब आप अखबारों को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा वही बात जो बहुत टेक्निकल ढंग से सर्वे में आएगी वो बात आपको अखबार में आसान ढंग से मिल जाएगी। वो भी एक तरीका है और उससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी कि आप रोज़ के रोज़ घटनाओं को कवर कर पा रहे हो और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा उस चीज़ से। कटिंग काट के आप रख लो अखबारों की, मैं अखबार पे भी बात करूंगा अभी। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट वैसे मेरी क्लास के अंदर ये शामिल रहेंगे। और आखिरी जो है वो कोई न्यूज़पेपर आप देख लो, और ये गूगल, मतलब ये जो यूट्यूब वगैरह पे न्यूज़पेपर का वाचन या पाठन होता है वो मैं बहुत पसंद नहीं करता। आप उसको अलग ढंग से ना समझेंगे मेरे को। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर अनुवाद करके लोग बताते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा हमें लगता है। मतलब एक तो आप हिंदू न्यूज़पेपर देख लो, पढ़ना। देखो आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो शॉर्टकट क्या बताऊँ मैं आपको, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो आपको मुश्किलें बताऊँगा, शॉर्टकट नहीं। या इंडियन एक्सप्रेस देख लो, ये भी ठीक ठाक ही चल रहा है। अरे मंगाओ तो सही, फिर आपको अपने आप ही धीरे धीरे जितना पढ़ सकते पढ़ लो, हेडिंग पढ़ लो, मैं संपादकीय पढ़ने की नहीं कह रहा। एक बिजनेस स्टैंडर्ड भी आता है, हिंदी में मिलता है, वो हिंदी में भी मिल जाएगा आपको अगर आप कर पाओगे। मैं बता पूरा रहा हूँ, बाकी आपको जैसा लगे उचित, आपके अनुसार, आपकी क्षमता अनुसार, क्योंकि मैं किसी को देख के नहीं पढ़ा सकता, मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, सब्जेक्टिव नहीं कि कोई बच्चे ने ये मांग कर ली तो उसके अनुसार चले गए, कोई ये बोल रहा तो उसके अनुसार चले गए। कोई एक आदर्श तरीका होना चाहिए ना। तो यहाँ हम लोग 700 वगैरह की क्लासेस होती है वो हम लोग लेते हैं और आराम से क्लास चलती रहती है। छोटे बच्चे 12वीं क्लास वाले भी पढ़ते रहते हैं और हम अपने मॉडल पे स्ट्रिक्ट रहता हूँ, मैं किसी के कहने में नहीं आता हूँ कि भाई ये, हाँ हमें अगर कोई उचित लगता है तो हम उस पर बातचीत करते हैं। तो बाकी जो तरीका है उसके अनुसार, मतलब टीचर के अनुसार अपने आप को ढालोगे तो आप आए इस चीज़ के लिए हो। और अगर आप अपने हिसाब से टीचर को ढालने की कोशिश करोगे तो आप मात खा जाओगे, क्योंकि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा आपको। तो मेरा कहाँ मानो, मतलब तो ये कोई लगा लो आप। और किस तरह में कम समझ आ रहा है या कोई ऐसा इश्यू है, डरने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे, मैं तो अपनी क्लास में देखा कि कई बार बच्चे अखबार लेके हिंदू बैठे रहते हैं, शुरू में तो उनको बड़ी दिक्कत होती है मेरी क्लास में कि सर हिंदू बता रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन जब 10-5 दिन निकल जाते हैं और जब ऐसा वातावरण देखने को मिलता है तो बड़ी खुशी होती है खुद को कि भाई चलो ये बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है। रेडीमेड चीज़ें आपकी बौद्धिक क्षमता को समाप्त कर देगी, बौद्धिक गुलामी
से मुक्त होना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। लैंग्वेज फ्रेमिंग भी सब सीखने में आती है जब आप इसको पढ़ते हो। और फिर भी हेडिंग तो पढ़ लो कम से कम, और उनकी कटिंग्स काट के और अपने कोई खराब नोटबुक हो उनमें पेस्ट करते जाओ। अभी मैं लेके नहीं आया, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि काम मैं भी करता हूँ कि हम कैसे करते हैं। मैं कल दिखा दूंगा आपको कि कैसे मैं खुद कटिंग कटवाता हूँ अपने स्टाफ से और वो पेस्ट होती जाती है। वो काम करना पड़ता है, कोई भी काम आसान नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि आप जवाबदेही रखोगे तो आपकी जवाबदेही आपके पेरेंट्स के प्रति है सबसे पहले। तो बात धन की नहीं है, बात इस चीज की है कि वो अपेक्षा कर रहे हैं कि आप कब उनको बढ़िया रिजल्ट ला के दोगे। तो उसके लिए काम पहले करना पड़ेगा, परिणाम तो कामों पर निर्भर करता है। अब हम काम को ही हल्का कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो ये दोस्तों स्टडी मटेरियल की दरकार है, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और फिर भी दोस्तों कुछ नहीं हो पाता है तो क्लास नोट्स है, मैं हूँ, उनसे भी हम बहुत सारा काम निकाल लेंगे थोड़े बहुत। लेकिन आप ऐसे आगे कैसे बढ़ोगे, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में कैसे जाओगे, वो सारी चीज़ें तो आपको अखबारों से थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। तो ये अध्ययन सामग्री की बात हुई। और लास्ट में थोड़ा लंबा हो गया ये सेशन, मैं 1.5 घंटे का ही सोच रहा था, लेकिन एक बात और मैं आपसे कर लेता हूँ। अप्रोच क्या रखें, मतलब पढ़ते समय क्या पढ़ें, मतलब अप्रोच एक अलग चीज़ होती है। जैसे मैं अगला जो पॉइंट है वो हमारा अप्रोच का है, दृष्टिकोण क्या हो पढ़ने का। मैं हमेशा फोकस करता हूँ 2-3 बातों पर। एक तो आप वर्टिकल अप्रोच रखिए, वर्टिकल को हिंदी में लंबवत कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे आप अगर पीटी पढ़ रहे हो तो मेंस को भी ध्यान रखो कि कहीं मेंस से इसका जुड़ाव तो नहीं हो रहा है। अब आप पीटी से मेंस की तरफ जाओगे, ये वर्टिकल हुआ, और ऐसे गए, और मेंस से पीटी की तरफ आओगे तो भी वर्टिकल जैसा बन गया। तो पीटी इस तरह से पढ़ो कि मेंस में भी कहीं न कहीं फायदा मिल जाए, और मेंस को ऐसे पढ़ो कि पीटी में भी कहीं न कहीं फायदा मिल जाए। इस बार का पेपर देखा हो यूपीएससी का, तो नाइजर सीड के ऊपर एक सवाल पूछा गया था कि ये इस पर एमएसपी होती कि नहीं होती है, ये खरीफ की क्रॉप है, इसको लोग खाने में इस तरह का एक आया था। एमएसपी जिसको हम न्यूनतम समर्थन कीमत कहते हैं, ये आप पढ़ोगे मेंस के अंदर, लेकिन यूपीएससी सवाल कहाँ आके पूछ लिया, पीटी में। ऐसे अगर आप 20, 21, 22 इस तरह के मेंस पेपर देखोगे, एक सवाल पूछा गया था कि 2015 से पहले और बाद में भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की विधि में क्या बदलाव हुआ। अब राष्ट्रीय आय जैसा कि मैंने आपको बताया तो पीटी में पढ़ी जाती है, लेकिन मेंस में पूछ लिया यूपीएससी ने। भारत में वी शेप रिकवरी हुई है, ऐसा भी एक सवाल पूछा गया था। तो ऐसे क्या होता है कि कई बार पीटी के सिलेबस से एक आधा सवाल बन जाता है और मेन से भी इधर आ जाता है। तो ज़्यादा वाइडर थिंकिंग आपको डेवलप करनी है, ये वर्टिकल अप्रोच आपका होना चाहिए। दूसरा क्या हो कि आप अपडेटेड रहो, मतलब आपका अप्रोच अपडेटेड हो, मतलब पुरानी चीज़ों को मेंशन मत करो। अगर आपको अपडेटेड करोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, मतलब, और आप अपने आप को कहीं पर भी रेफरेंस उठाओगे तो परीक्षक खुश होगा इस बात से, प्लस आपका करंट भी तैयार होगा। तो अपडेटेड रहिए और अंतर विषयात्मक दृष्टिकोण रखिए, इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब अंतर विषयात्मक। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे दो तरह से अंतर विषयात्मक है। जब आप राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हो वो एक विषय है, लोक वित्त इकोनॉमिक्स का ही दूसरा विषय है। ये आपस में जुड़ जाते हैं कई बार, है ना। मतलब जैसे किसी देश में उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो टैक्स भी ज्यादा आएगा, ऐसे जुड़ते हैं आपस में। एक तो ये है। दूसरा, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस से जुड़ रही है कि नहीं, या समाजशास्त्र से जुड़ रही है कि नहीं, तो वो वाले लिंकेज भी आपको सीखने चाहिए। इस तरह से आप ये अप्रोच अगर रखोगे तो क्यों नहीं होगा यूपीएससी दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि क्यों नहीं होगा। और कितने कितने सामान्य से लोग भी टॉप कर रहे हैं, थर्ड डिविजनर्स, फेल होने वाले लोग, जेल तिहाड़ में रहने वाले लोग,
जिसके फादर रिक्शा चलाते हैं उनके बच्चे, अगर इंग्लिश में कहावत है ए मैन कैन डू ए मैन हैज़ डन, एक आदमी वह कर सकता है जो कि एक आदमी ने किया है, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं आज, और आप को मैं कल से रेगुलर पढ़ाना चाहूँगा, और मैनेजमेंट से जो भी है कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपको संदेश मिल जाएगा। और कड़ी मेहनत करो, कल मुलाकात करते हैं। बहुत अच्छा मुझे लगा, और संभवतः आपको भी ठीक ही लगा होगा। बाकी धीरे धीरे काम करेंगे, आपके अनुसार चीज़ों को ढालने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच।